वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज पर और मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब जो कि सरबराह हैं नेशनल पार्टी के। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं सनाउल्लाह बलोच साहब जिनका ताल्लुक BNP मैंगल से है। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम आयला। सना, ये जो आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज है तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे पता नहीं कि ये जो आगाज है इसका अंजाम खुदा करे कि बेहतर हो, लेकिन अफसोस ये है कि सिर्फ क्या कहते हैं फैंसी या खुशनुमा लफ्जों से जो है वो किसी भी इलाके की किसी भी कौम के हकूक की तहफ़्फ़ुज़ नहीं की जा सकती। हमारे डिमांड्स पॉलिटिकल थे, हमारे मुतालबात सियासी हैं और सियासी मामलात को हल करने के लिए आपको पॉलिटिकल मैकेनिज्म अडॉप्ट करना होगा। आपको सिर्फ लोगों की तसल्ली के लिए लफ्जों के एयरफेयर से काम लेना नहीं होगा। इनको चाहिए था, ये डेमोक्रेटिक लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, दे आर नोन टू पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स। पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स ये होते हैं कि आप सबसे पहले ये एक्सेप्ट कर लें कि बलूचिस्तान एक सियासी मसला है, दैट्स इट। उसके बाद आप स्टार्ट करें कि बलूचिस्तान के सियासी मसले को कैसे आगाज करें। सना, इन्होंने प्रैक्टिकली कोशिश तो की है बिकॉज जैसी हुकूमत आए तो इन्होंने केसेस कुछ विदड्रॉ किए और अभी दोबारा किया है तो मोर देन 160 केसेस हैव बीन विदड्रॉन। तो इसमें आपका केस भी है? बात हमारी ये जद्दोजहद जो है सिर्फ इसलिए नहीं थी कि जो नई हुकूमत आएगी वो हमारे केसेस खत्म कर दें और हम अपने घरों में जाके बैठ जाएं आराम से। हमारी जो पूरी जद्दोजहद है जिसके बिना पर हम पर केसेस लगाए गए, हमने जो एक इंसानी हकूक है, जो बलूचिस्तान के सियासी हकूक हैं, बलूचिस्तान के माशी हकूक हैं, हमने उसकी जद्दोजहद की थी और उसकी पादाश में हम पे जो गलत केसेस बनाए गए, सरदार अख्तर मैंगल को जो है जेल में डाल दिया गया, 2 साल तक वो पिंजरे में बंद रखे गए, नवाब गबर खान बुगटी शहीद किया गया। तो ये सिर्फ बलोचों के लिए अहमियत का आमिल नहीं है कि जी आप उनके केसेस खत्म करें। मैं ये पूछूंगी कि आपकी क़यादत कहती है, अख्तर मैंगल साहब के बयानात आते हैं कि भाई इस पे मुज़ाकरात होने चाहिए लेकिन हमें कोई फॉरेन गारंटर चाहिए। तो कोई भी सॉवरेन कंट्री फॉरेन गारंटर्स को चाहे वो यूनाइटेड नेशंस भी हो बर्दाश्त तो नहीं करेगी। इस वक्त तो इंडिया भी यूनाइटेड नेशंस की बात कश्मीर में नहीं सुन रहा। तो इससे क्या मुराद है आपकी पार्टी की? हम जो 2002 में या 2003 में जो बात कर रहे थे वो मुख्तलिफ था। उस वक्त बलूचिस्तान के अंदर इस सतह की महरूमी, बलूचिस्तान में इस सतह की ज्यादतियां नहीं हुई थी, बलूचिस्तान के सफेद रीशों को शहीद नहीं किया गया था। आज अगर 2009 में बलोच जो है फॉरेन गारंटी, फॉरेन मीडिएशन या फैसिलिटेशन की बात करते हैं, ये इसलिए जायज है कि अगर मैं आपको कितनी मिसालें दूं, अभी आप अगर दुनिया के 20 से 22 जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो नेशनल राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की जद्दोजहद कर रहे थे, वहां पर यूनाइटेड नेशन ने फैसिलिटेट किया है, मीडिएट किया है। इंटरवेंशन की हम बात नहीं करते, हम कहते हैं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान, क्योंकि देखो फरीक हैं, इस्लामाबाद और बलोच 2 फरीक हैं, 2 फरीक आपस में नहीं बैठ सकते, एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं है, वो बलोचों पे एतमाद नहीं करते, बलोच जो है इस्लामाबाद और उसकी सुपर एस्टेब्लिशमेंट पे एतबार नहीं करती। आपको तीसरा फरीक जो लेकिन इस वक्त तो आपका एक बलोच प्रेसिडेंट है जी जो सबसे ज्यादा अपने आप को बलोच कह रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए जी, बलोच हमारे हम किसी की नस्ली ताल्लुक या उसके कौमी ताल्लुक या उसकी इखलास पे किसी को शक नहीं है, कोई भी हो। इससे पहले ज़फ़रुल्लाह जमाली भी बलोच थे, मैं कोई रेसिस्ट नहीं हूँ। लेकिन वो तो उनका तो इख्तियार नहीं था ना, जरदारी साहब के पास तो पूरे इख्तियारात हैं। पहली बात यह है कि इस्लामाबाद ये कहे कि हम बलूचिस्तान को अपनी नौआबादी नहीं समझते, और नौआबादी जिस तरह उन्होंने बना के रखा है, जिस तरह मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस को जिस तरह पूरे बलूचिस्तान में डिप्लॉय किया है सिक्योरिटी के नाम पर, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, ये ड्रामाबाजी खत्म होगी। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान में चाहे कोयला है, मिट्टी है, सोना है, चांदी है, जहर है, जो भी है खुदावंद तबारक तआला ने हमारी किस्मत में दी है, वो ये कहें कि ये इस्लामाबाद की मिल्कियत नहीं, ये बलूचिस्तान के अवाम की मिल्कियत है, बलूचिस्तान की। तीसरी बात यह है कि बलूचिस्तान की पॉलिटिकल सेल्फ रूल, नेशनल राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन, कि बलूचिस्तान के लोगों का सियासी हक उनसे छीना नहीं जाएगा। एजेंसियों के जरिए से जाली लोगों को, जाली सांस्कृत की बुनियाद पर, आप तो सबको जानते भी होंगे, आपको वास्ता भी पड़ा होगा, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं है, कि जाली डिग्रियों के जरिए से लोगों को जो है असेंबलियों में बिठाकर बलोचों का नुमाइंदा नहीं बनाया जाएगा। और बलूचिस्तान की का जो इस्तेसाल 60 सालों में हुआ है उसको इस्लामाबाद तस्लीम करे, बजाय ये कहने के। अब देखिए एक छोटी सी बात, मुझे पता है वक्त कम है, एक तरफ तो कहते हैं कि जी इस्लामाबाद बलोचों से माफी मांगता है, हुकूमत बलोचों से माफी मांगता है, दूसरी तरफ कहते हैं हम बलोचों को माफ कर रहे हैं।
یعنی یہ مجھے یہ دو طرفہ معافی، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ سمجھ میں نہیں آتے. ثنا، یہ جو اتنے زیادہ سیٹلرز ہیں جو ٹارگٹ ہو رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کو بلوچستان کا حصہ نہیں لگتے؟ ان کی یہ سیکنڈ جنریشن ہے جو وہاں رہ رہی ہے، یہ وہیں پیدا ہوئے ہیں، وہیں بڑے ہو رہے ہیں. they are being targeted so badly. تو اور یہ زیادہ تر جو ملازمت میں آئے تھے شروع میں، یہ ایجوکیشن اور ریلوے میں تھی، تو اس میں اس وقت بلوچستان کے پاس لوگ نہیں تھے اور پنجاب سے اور ڈیفرنٹ جگہوں سے ان کو بلایا گیا تھا. تو ان کو ٹارگٹ کرنا کیا صحیح ہے؟ میں بالکل اس بات کو غلط سمجھتا ہوں، لیکن آج ہم 60 سالوں سے یہاں پہ جو رہنے والے سیٹلر تھے، جو وہ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ رہ رہے تھے. آج ہمارے درمیان جو یہ نفرت کی جو دیوار کھڑی کر دی گئی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہیں، اس کا بھی ذمہ دار ہم نہیں ہیں، اس کا ذمہ دار بھی غریب بلوچ نہیں ہے بیچارہ. یہاں ایسی صورتحال کریٹ کروائی گئی کہ یہاں پر پہلے بلوچ پشتون کو لڑایا گیا، اب بلوچ کو دوسرے قومیتوں کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں رہنے والے سارے ہمارے بھائی ہیں، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ بلوچستان کے غم میں، بلوچستان کی خوشی میں شریک ہوں. بلوچستان جس تکلیف سے گزر رہا ہے وہ بھی اپنی آنکھوں سے دو چار آنسو بہائیں، وہ بھی جلسے جلوسوں میں شرکت کریں، اور وہ اس بات پہ ثابت کریں کہ وہ بلوچستان کی قومی سیاست میں، بلوچستان کی قومی بقا کی جدوجہد میں وہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ ہیں. Thank you very much ثناء اللہ بلوچ صاحب for being with us here today. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی ثناء اللہ کی ساری باتیں سنی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت سیٹلرز جو اتنے وکٹمائز ہو رہے ہیں، دیکھیں پروفیشنلز تو ہر ملک بھی الاؤ کرتا ہے، لائک کینیڈا ہیز الاؤڈ پروفیشنلز، آسٹریلیا انجینئرز، ڈاکٹرز وغیرہ. اسی طرح اگر بلوچستان میں شروع میں تعلیم اور ریلویز اور ان محکموں کے اندر پنجاب سے اور فرنٹیئر سے اور جگہ سے لوگ بلائے گئے، تو اب ان کی سیکنڈ جنریشن اتنی وکٹمائز کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کی پارٹی تو امن پسند ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی کوشچن ہے، بلوچستان میں ہماری نقطہ نظر بڑے واضح ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں ہر رہنے والا اس کے حقوق برابر ہیں. جہاں تک سیٹلر کی آپ نے تو اس کی ٹارگٹ کلنگ کی بات کی، ہم نے شروع سے ہماری موقف اس میں بڑا واضح رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ اچھی چیز نہیں ہے. لیکن اس طرح کے حالات کو کیسے روک سکتے ہیں؟ بیکاز تمام پارٹیز اس کو آ کے کنڈیم تو کرتی ہیں میڈیا میں، لیکن پھر کوئی تو ہے جو اس کے لیے رسپانسبل ہے. ڈاکٹر صاحب، ان کو میں نے پہلے جسے آپ سے عرض کی کہ بلوچستان میں اس وقت سب سے زیادہ جو متاثر ہو رہے ہیں وہ بلوچستان کے لوگ اتار رہے ہیں. ہماری اس لیے ہم نے حکومت سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہم نے درخواست کی کہ آپ نیگوسیشنز پہ جائیں، اور جو لوگ وہاں پہ جن لوگوں نے بندوقیں اٹھائی ہیں وہ جو ان سے مذاکرات کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کالونیل ایٹیچیوڈ پہ نہیں دیکھنا چاہیے، چیزوں کو ریکنسیلیشن کی طرح لے جانے کی ضرورت ہے. اس میں ہم سب کا وہ ہے. بلوچستان میں ہوا اس پہ بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا.